क्लास 7 हमने कल बंजारा शब्द का यूज किया था, इसके बारे में पढ़ा था। आज बंजारों के बारे में और अधिक जानकारी आपको दी जा रही है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी के द्वारा बंजारों का वर्णन इस प्रकार किया गया। ये पीटर मंडी द्वारा लिखित सुलेख है। वो कहते हैं कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, अर्थात बंजारों का कारवां जब ये सारे इकट्ठे होकर चलते हैं तो उसको टांडा बोलते हैं, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता मिल जाता है वहाँ से वे उसे खरीद लेते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ महंगा होता है। यहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह लाभ के साथ, फायदे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये बंजारों के बारे में हमने पढ़ा, हम देखते भी हैं इनको। और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, बदलता हुआ समाज। बदलता हुआ समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी थी। जैसे ब्राह्मणों के बीच में, उदाहरण दे रखा अभी, ब्राह्मणों के बीच नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति में विभाजन कर शामिल कर लिया गया था और उन्हें जाति का दर्जा दे दिया गया था। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण की बजाय यानी रंग रूप की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल कुछ जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी, यानी आबादी बहुत ज़्यादा थी उनकी, समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को इग्नोर करते रहे, नकारते रहे। सनातनी धर्म हिंदू के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे बताए गए हैं भी। तो सबसे पहला जो
जनजाति है वो है गोंड। गोंड जनजाति। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना एक राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे, उन पर अधिकार जमाने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में लिखा है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में बटे हुए थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। वे पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय से गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए, शक्तिशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि ग्रहण कर ली। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु छोटी उम्र में ही हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत काफ़ी मात्रा में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। तो ये हमने गोंड जो जनजाति थी उसके बारे में पढ़ा। इसमें पीछे एक वर्ड और आया है भी, स्थानांतरित कृषि। उसके बारे में आपको बता दी जाती है कि ये एक ऐसी कृषि होती है जब किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है और जब ज़मीन अपनी उर्वरक शक्ति खत्म कर देती है या ख़त्म हो जाती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ़ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स।